हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब लेके आ गए हम एक वीडियो एड्रेनल फंक्शन टेस्ट। एक बच्चे की डिमांड थी कि एक वीडियो पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो यार इतना इंपॉर्टेंट मैंने देखा नहीं टॉपिक, बट कोई बात नहीं। एक टॉपिक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को हटा भी दें तो एक समझने वाला टॉपिक तो है। तो इसकी 2 वीडियोज आएंगी, किस तरीके से बताऊंगा, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन उससे पहले यार आप लोग मेरी वीडियोज़ काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। प्लीज़ अगर हो सके तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। हाँ, आप लोग देखते हो, पूरी वीडियो देखते हो, है ना। डाटा है मेरे पास, व्यूज़ का, वॉच टाइम का, वो अच्छा खासा है। बट एक कमेंट कर दोगे ना, सो दैट यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता लगेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर एक वेल स्टेब्लिश चैनल हो, वहाँ पे आप देखो, लाइक करो, चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उस चैनल को, है ना। वो चलेगा, मतलब उसकी, क्योंकि उसको यूट्यूब सपोर्ट कर रहा है, उसकी वीडियो को यूट्यूब प्रमोट कर रहा है। बट मेरे लिए यार आप लोग ही हो, है ना। अभी आप लोग देख रहे हो, तो जितना ज़्यादा कमेंट करोगे आप लोग, तो वो यूट्यूब को लगेगा हाँ यार कंटेंट कुछ अच्छा है। और जितना मैंने कमेंट देखे हैं यार, कंटेंट तो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया पढ़ाया हुआ है, मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को। तो जैसा भी आपको लगता है जेन्युइन फीडबैक आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इंटरेक्ट करिएगा थोड़ा सा, है ना, तो अच्छा लगेगा। चलो टॉपिक पे आते हैं यार, एड्रेनल फंक्शन टेस्ट स्टार्ट करें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें पता है कि ये क्या है, एड्रेनल ग्लैंड होती है जो किडनी होती है उसके ऊपर रखी होती है, सुपरा रीनल ग्लैंड इसे बोलते हैं, है ना। ये रखी है, अगर आपने इमेज देखी हो, किडनी के ऊपर एक कैप लगी हुई है, उसे बोलते हैं एड्रेनल ग्लैंड। अब एड्रेनल ग्लैंड का अगर मैंने सेक्शन काटा, तो मान लो ये आपकी ग्लैंड है, ये 2 हिस्सों में बटा, एक आउटर पार्ट, ये आउटर वाला पार्ट हो गया, और अंदर क्या, ये इनर वाला पार्ट हो गया, है ना। तो आउटर वाले पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स। कहीं किसी भी जगह ब्रेन में जाओ, कहीं भी जाओ, आउटर कॉर्टेक्स होता है, इनर मेडुला होता है। तो जो आउटर लेयर है, मतलब कॉर्टेक्स है, वो क्या काम करती है। देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजी जाना बहुत जरूरी है ना यार, ये मुझे पता है आप लोगों को आता होगा। तो जो ये मान लो आपका एड्रेनल है और बाहर वाला पार्ट ये है, तो बाहर वाली, सबसे बाहर वाली जोन को बोलते हैं ग्लोमेरुलोसा। उसके अंदर वाले जोन को बोलते हैं क्या, फेसिकुलेटा। और सबसे अंदर वाले जोन को बोलते हैं क्या, रेटिकुलरिस। तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, इनका फंक्शन देख लो। जो सबसे बाहर है जोना ग्लोमेरुलोसा, वो आपका सिक्रीट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एल्डोस्टेरोन। और मजे की बात पता है क्या है, कि ये जितने पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सब स्टेरॉइड है ना, स्टेरॉइड हैं। आप देखना सारे के सारे स्टेरॉइड होंगे, है ना। अब मेरी बात समझना, क्या करेगा मिनरल, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर, आपके जो मिनरल हैं सोडियम एंड पोटेशियम, उनका बैलेंस बनाए रखता है। थोड़ा समझाऊँ 1 मिनट लेके आप लोगों को, मेरी बात समझना। तो मान लीजिए ये आपका नेफ्रॉन है ना, ये नेफ्रॉन, चलो पूरा नहीं बना रहा, ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, ट्यूब है उसकी, डीसीटी वगैरह, है ना। तो ये पूरा आपका ट्यूब है। तो जो आपका एल्डोस्टेरोन होगा, वो सोडियम को रीएब्जॉर्ब करेगा और पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा। कौन, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। और जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा, वहाँ वहाँ क्या आ जाता है मुझे बताओ, पानी। जहाँ जहाँ सोडियम पीछे पीछे चले जाते हैं ना, पानी पीछे पीछे चला आया, ठीक है। तो सोडियम और पानी को रिटेन कर रहा है और पोटेशियम को छोड़ रहा है, ठीक है जी। तो इस सोडियम अंदर पानी, तो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो ये हो गया काम इसका, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नाम समझ में आ रहा है, मिनरल का कहीं ना कहीं बैलेंस बनाए रखेगा। अब फेसिकुलेटर करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये क्या, कौन सा मोस्ट कॉमन ग्लूकोकॉर्टिक है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, है ना। क्या काम करता है यार, ये आपका ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है ना। आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब कोई भी आपका इमोशनल, फिजिकल, किसी भी टाइप का ट्रॉमा, कोई स्ट्रेस है बॉडी में, कॉर्टिसोल निकलेगा। ये हमारे इम्यून सिस्टम को कम करता है, कमज़ोर करता है। सुना होगा ना, स्टेरॉइड खाओगे तो इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाएगा लंबे समय तक, है ना। तो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म और एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, ठीक है जी। तो मेन क्या है, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है ना। अब आते हैं लास्ट, रेटिकुलरिस एंड्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं, बहुत से टाइप के होते हैं। तो एक तरीके से जो सेकेंडरी सेक्सुअल फैक्टर होते हैं, उन एक तरीके से सेक्स हार्मोन टाइप समझ लो, कोई माइनर रोल होते हैं, नथिंग इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में हम डिटेल में, है ना। और अंदर वाले पार्ट में आते हैं। अब ये क्या था, तीनों पार्ट किसके थे, आउटर पार्ट थे, अंदर है मेडुला। आप लोग जो फार्मा लास्ट नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे फार्मा, तो आप समझोगे जो एड्रेनल मेडुला होता है, कहीं ना कहीं वो सिम्फेथेटिक कनेक्शन होता है, उसका सिम्फेथेटिक डेरिवेटिव होता है ना। तो वहाँ से आपके क्या निकल रहे हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। हाँ, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर है। एक्चुअली में ये सिम्पैथेटिक न्यूरॉन ही बोलो इसको,
अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, बट आप फार्मा में समझोगे ये चीज़। तो ये कब निकलते हैं, जब हम लोग बहुत इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स के टाइम पे। लाइक उस टाइम पे क्या करते हैं, ये हार्ट रेट बढ़ाते हैं, ब्रीथिंग रेट बढ़ाते हैं, है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, ब्लड ग्लूकोज बढ़ाते हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है बात समझना, कि अगर आप मान लो आपके पीछे कुत्ता पीछे पड़ गया है ना, तो उस टाइम पे मेरी जो मसल्स होंगी वो भागनी चाहिए बहुत तेज़, मतलब ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन की, है ना। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, तो आपको जो ये हार्मोन है इंक्रीज़ कर देंगे ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट बढ़ने से क्या हुआ, ऑक्सीजन जल्दी जल्दी अंदर आ रही है और CO2 जल्दी जल्दी बाहर जा रही है। चलो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो आ गई, लेकिन उसे ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वो हार्ट रेट भी बढ़ा देगा, है ना, जिससे कि ऑक्सीजन आई है लंग्स के थ्रू वो बॉडी में जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये सारे जो और हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें ग्लूकोज चाहिए, तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ा देगा, है ना। तो ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं कब, जब मैं डेंजर में आ गया, सडन सिचुएशन में, तो ये सब कौन कर रहा है, ये हार्मोन्स कर रहे हैं। सिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, हम इसके बारे में अभी इतना नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा एड्रिनल फंक्शन टेस्ट में, ये क्या नाम है, जोनला ग्लोमेरुलस, मतलब कि एल्डोस्टेरोन और आपका कॉर्टिसोल में क्या हो रहा है, तो इनके बारे में आप थोड़ा समझिए। तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, समझो एक बार। एल्डोस्टेरोन क्या है, आपका मिनरल कॉर्टिकॉइड है, मिनरल्स का बैलेंस बना रहा है। कॉर्टिसोल आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, जो आपका रेगुलेट कर रहा है मेटाबॉलिज्म, है ना, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स में बनता है ये, और इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ठीक है जी, आ जाओ। अब एक एक्सिस होती है आपकी हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। अगर आपने थायराइड पढ़ा है, मीन्स थायराइड, तो उसमें मैंने कुछ ऐसे बताया होगा, है ना, कि हाइपोथैलेमस ऑर्डर देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी फिर एड्रिनल ग्लैंड को ऑर्डर देगा, देन वो हार्मोन बनाएंगे। ठीक है जी। तो हाइपोथैलेमस में ट्रिगर कौन करेगा, मान लो कोई स्ट्रेस है, किसी भी टाइप का स्ट्रेस हो सकता है, फिजिकल इमोशनल, है ना, कोई आपने एकदम कोई ट्रॉमा एकदम देख लिया आंखों के सामने, मतलब कोई आपको छोड़ के चला गया, कुछ भी ऐसा इमोशनल स्ट्रेस हो गया, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, चोट वोट लग, कुछ भी हुआ, है ना, और आपकी बॉडी में लो कॉर्टिसोल है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालेगा, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और उससे बोलेगा तुम निकालो एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और ये हार्मोन जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के पास और कॉर्टिसोल बनेगा। समझ में आ रहा है क्या। और कॉर्टिसोल अगर ज़्यादा बन गया तो ये नेगेटिव फीडबैक जाके इनको इनहिबिट कर देगा। यही तो पढ़ा है यार, नेगेटिव फीडबैक, है ना। समझ में आ रहा है क्या। तो ये CRH, ACTH और आपका फिर कॉर्टिसोल बन गया। ये आपकी पूरी एक्सिस है, इस तरीके से काम चलता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि किसी वजह से कॉर्टिसोल कम हो गया, कॉर्टिसोल कम हो गया तो आपका हाइपोथैलेमस क्या बनाएगा, CRH, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या बनाएगी, ACTH, और वापस से कॉर्टिसोल बन जाएगा। अब कॉर्टिसोल बन गया, बहुत ज़्यादा बन गया तो ये रुक जाएगा। तो दैट्स हाउ ये पूरा बैलेंस चलता रहता है। समझ में आ रहा है क्या। ये समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब एक्चुअली सही बताऊँ, 8 मिनट पढ़ा दिया मैंने आपको और अभी तो टेस्ट की बात ही नहीं करी। ये तो फिजियोलॉजी थी ना, ये तो मुझे पढ़ाना भी नहीं चाहिए, मैं सोचता कि आपको आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं बात करता हूँ हमारी एड्रिनल ग्लैंड जब हाइपर एक्टिव होगी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जब एड्रिनल ग्लैंड आपकी क्या होगी, लेस एक्टिव होगी, हाइपो एक्टिव होगी, मतलब कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी होगी, है ना। तो आज हमारा फोकस है हाइपर एक्टिव। तो डिस्कस करते हैं, ये करके डिस्कस करें आराम से। तो पहला हमारा आया कि बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल बन रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी में कॉर्टिसोल बन रहा है। कॉर्टिसोल रिवाइज करो, कॉर्टिसोल इज वन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, अब यहाँ एक्सेस, तो जब भी बॉडी में एक्सेस कॉर्टिसोल होगा तो मैं बोलूँगा उसको कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है जी। तो देखो आप बोलोगे कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, ड्यू टू एनी रीज़न, मैं नहीं बोला रीज़न, ड्यू टू एनी रीज़न अगर हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो आपका वो ग्लूकोकॉर्टिक, मतलब वो आपका कुशिंग सिंड्रोम कहलाएगा। ठीक है जी। इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, मेरी बात समझना कि रीज़न आप खुद सोचना, कॉमन सेंस लगाना और बताना मुझे। ठीक है जी। चलो, मैंने बोला कि पिट्यूटरी में एडिनोमा हो गया, मतलब पिट्यूटरी में ज़्यादा सेल्स आ गए, वो एक्टिव हो गई, पिट्यूटरी ज़्यादा क्या बनाने लगी, ACTH। कहाँ गया, पिट्यूटरी पहले इतनी छोटी सी थी, अब पिट्यूटरी इतनी बड़ी हो गई। अब ज़्यादा बड़ी पिट्यूटरी हो गई तो ज़्यादा ACTH बनेगा, है ना, और ज़्यादा ACTH बनेगा तो ज़्यादा कॉर्टिसोल बनेगा।
है ना। तो एक रीज़न हो सकता है कि मेरी पिट्यूटरी में दिक्कत है, पिट्यूटरी में कोई एडिनोमा हो गया, समझ में आ रहा है क्या। तो पहली दिक्कत तो ये हो गई, इसे बोलते हैं कुशिंग डिसीज़। तो कुशिंग सिंड्रोम इज इंक्रीज इन द कॉर्टिसोल लेवल बट दैट इंक्रीज ड्यू टू दी पिट्यूटरी, उसे बोलेंगे कुशिंग डिसीज़। समझ में आ रहा है कि सिंड्रोम बस इंक्रीज हो जाना कॉर्टिसोल का, बट वो इंक्रीज पिट्यूटरी के लेवल पे हो जाना, पिट्यूटरी में खराबी होने की वजह से, तो बोलेंगे कुशिंग डिसीज़। समझ में आ रहा है क्या। चलो नेक्स्ट, दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, एड्रिनल ट्यूमर। मतलब क्या हुआ, जो ये एड्रिनल ग्लैंड थी पहले इतनी बड़ी थी, अब वहाँ ट्यूमर हुआ और वो इतनी ही बड़ी हो गई, तो अब ज़्यादा कॉर्टिसोल बनेगा, ज़्यादा कॉर्टिसोल बनेगा। तो सेकंड रीज़न ये हो गया कि इंक्रीज कॉर्टिसोल डायरेक्टली बिकॉज एड्रिनल में ट्यूमर हो गया। थर्ड रीज़न क्या होता है, एक्टोपिक ACTH। एक्चुअली क्या होता है, मान लो एक कैंसर हुआ, एक पेशेंट है, उसका जो लंग्स है उसमें क्या हुआ, कैंसर हुआ। कौन सा वाला कैंसर हुआ, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, है ना, कार्सिनोमा हुआ। तो मान लो यहाँ पर हो गया ये, है ना। तो यहाँ वाले सेल्स क्या होंगे, वो रिलीज करते हैं ACTH, एक्टोपिक है ना, ACTH। अब ACTH का लेवल बढ़ गया, है ना, और ये जाएगा कहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड पे, और क्या बनाएगा, कॉर्टिसोल। आप बोलोगे ACTH कहाँ बनता था, मुझे बताना जरा, ACTH कहाँ बनता था। ACTH पिट्यूटरी में बनता था, बट अब क्या हुआ, ड्यू टू द स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा आपका ACTH बन रहा है वहाँ पर, एक्टोपिक, नॉर्मल साइड से हटके, है ना। तो इस वजह से हो सकता है रीज़न। तो फोर्थ रीज़न क्या है यार, कोई इंसान लॉन्ग टर्म तक स्टेरॉइड खा रहा है ना, तो उसमें हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से कॉर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, एंड दिस इज कॉल्ड कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है जी। चलो सिम्टम यार बहुत आसान से हैं, देखो यहाँ पे क्या पहला है, मून फेस, है ना, मून फेस हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म वगैरह ना, थिन जो उसके हाथ पैर होंगे पतले हो जाएंगे। ठीक है जी। आपका जो भी आप याद करो, मेल में क्या होगा, गायनोकेमिस्ट्रिया देखने मिलेगा, है ना आपका, और थिन स्किन, और इम्पॉर्टेंट कौन सा बताऊँ, हाइपरग्लाइसीमिया। देखो ना आप, कॉर्टिसोल का क्या फंक्शन होता है याद करो, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। अब कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स देखने मिलेंगे। अब मेरे पास सुनो, एक पेशेंट आया, और मैं उसको देख रहा हूँ और उसके सिम्टम्स सुन रहा हूँ, और मुझे डाउट हो रहा है कि यार जैसे कुशिंग सिंड्रोम तो नहीं है। सुनो मेरी फील लो, ऐसा नहीं कि चलते फिरते मैं किसी को बोलूँगा यार जाओ जाके टेस्ट करा के आओ, एड्रिनल फंक्शन टेस्ट, नहीं, पहले सिम्टम देखे जाते हैं देन टेस्ट लिखे जाते हैं। ठीक है। तो मैंने कुछ सिम्टम्स देखे और मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द टेस्ट मुझे ऐसे लग रहे हैं कि इसको कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। तो यार कैसे करें, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाएं, है ना। तो अब मैं बात करता हूँ कुछ टेस्ट की कि कैसे मैं डायग्नोस करूँगा। तो पहला आता है, हम कर देते हैं कि आप जाके अपना सीरम कॉर्टिसोल चेक कराओ, वो बढ़ा मिलेगा। लेकिन ये 100% यार बहुत वेरिएबल है। पहली बात तो ये दिन और रात में मतलब चेंज होता रहता है, दिन में ज़्यादा होता है, शाम आते तक कम होता रहता है, पहली बात तो वो। दूसरी बात, बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं लाइक प्रेगनेंसी वगैरह के टाइम पे इसका लेवल चेंज होता रहता है, तो ये 100% श्योर नहीं बोल पा रहे, है ना। तो हाँ, इंक्रीज मिलेगा बट 100% श्योर नहीं है अभी। लॉस ऑफ डायरेनल वेरिएशन, मतलब दिन में ज़्यादा होगा रात में कम हो जाएगा, तो वो भी कम हो जाएगा। तो ये ठीक है, टेस्ट है, बट हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट चाहिए। तो अब आइए, आप मान लीजिए हॉस्पिटल गए हैं, आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आप डॉक्टर हैं, यस यू आर, आप डॉक्टर हैं, आपके सामने पेशेंट आया, है ना। पेशेंट में आपने सिम्टम्स देखे, यार ये तो लग रहा है मुझे, क्या ये तो मुझे लग रहा है सिंपल वो कुशिंग सिंड्रोम वाला, मतलब इसमें कॉर्टिसोल ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो मैंने पहले कुछ बेसिक जांचें करा ली, बट कंफर्म करने के लिए मैं कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला आपसे, तो यहाँ पे करते हैं हम एक टेस्ट का नाम लिख रहा हूँ मैं, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। समझाऊंगा अच्छे से, समझना मेरी बात, ठीक है। चलो आओ। तो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट में क्या होगा, मेरी बात समझना, कि मान लो ये पेशेंट है का रूम है, ये पेशेंट है, तो मैंने उससे बोला आपका एक टेस्ट होगा पहले, ठीक है। चलो यहीं देखो, तो यहाँ पे मैंने उसके में क्या करा, इंसर्ट किया डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन क्या होता है, एक तरीके से कॉर्टिसोल है, एक तरीके से कॉर्टिसोल है, सिंथेटिक कॉर्टिसोल, सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना, मतलब कि जो मिमिक करे कॉर्टिसोल जैसा। तो अब मेरी बात समझना, तो उस पेशेंट में मैंने लो डोज कितना, 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन ओरली
एट 11 PM दिया, है ना, कि रात में सोते वक्त एक गोली खा लेना है, ठीक है जी। अब क्या करा मैंने, सुबह उठा और उसका कॉर्टिसोल लेवल सीरम में चेक किया 8 बजे, है ना। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए मुझे बताओ, अगर मैंने किसी को एक दिया डेक्सामेथासोन जो कि सेम कॉर्टिसोल जैसा है, मतलब उसकी बॉडी में क्या बढ़ गया, अगर आप सोचो क्या बढ़ गया, कॉर्टिसोल बढ़ गया। तो कॉर्टिसोल करना क्या चाहिए, कॉर्टिसोल जाके इनहिबिट कर देगा किसको, ACTH को, और आपका किसको, CRH को इनहिबिट कर दें, जिससे क्या होगा आपका डिक्रीज इन कॉर्टिसोल, नेगेटिव फीडबैक यार, है ना। तो नॉर्मल इंसान में क्या होगा, आपका नॉर्मल इंसान में क्या होगा, जो कॉर्टिसोल है वो सप्रेस हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, इससे भी कम, तो वो नॉर्मल इंसान है, उसमें कोई भी कुशिंग सिंड्रोम नहीं है। मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक पेशेंट है, मुझे पता लगाना है कि उसमें कुशिंग सिंड्रोम है या नहीं है, तो मैंने उसको सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दिया। और नॉर्मली क्या होना चाहिए कि जब मैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे रहा हूँ, ड्यू टू द नेगेटिव फीडबैक कॉर्टिसोल कम हो जाना चाहिए, है ना। अगर वो कम हो गया तो बोलेंगे ठीक है भैया, लेकिन यार मैंने डेक्सामेथासोन दिया उसके बाद भी कॉर्टिसोल कम नहीं हुआ, इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक फेल हो गया, नेगेटिव फीडबैक फेल हो गया, मतलब कॉर्टिसोल सच में ज़्यादा है इसकी बॉडी में, है ना। तो आप बोलोगे इसको कुशिंग सिंड्रोम है। तो ये आपका हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट कि किसी भी इंडिविजुअल में आपको पता लगाना है तो आप 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन ओरली एट 11 PM दीजिए, और आप अगर उसका जो कॉर्टिसोल है वो कम हो गया, इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक काम कर रहा है, इसका मतलब कॉर्टिसोल एक सही लेवल पर है। और अगर वो नहीं कम हुआ, कॉर्टिसोल बढ़ा ही रह गया, नेगेटिव फीडबैक काम नहीं कर पाया, तो आपको कुशिंग सिंड्रोम है। समझ में आया क्या, आया होगा, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोलना है, अब ये समझ में आ गया, मेरे पास पेशेंट आ गया कि इसके पास कुशिंग सिंड्रोम है सर, कुशिंग सिंड्रोम है, बट रीज़न नहीं पता लग रहा किस वजह से है ना, रीज़न नहीं पता लग रहा। तो हम सेकंड, अब मैं क्या करूँगा, हाई डोज ऑफ डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट कराऊंगा, DST हाई डोज। अब क्या होगा, मेरी बात समझना, क्यों कर रहा हूँ मैं, फाइंड द कॉज, कि कुशिंग सिंड्रोम है, वेरी गुड, बट क्यों, किस रीज़न की वजह से है वो तुम्हें पता लगाना है। तो सेम काम वो करेंगे, बस इस बार डेक्सामेथासोन ज़्यादा है, इस बार डेक्सामेथासोन ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा, मेरी बात समझना, मैंने बोला ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, और ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। और अभी यहाँ मैंने लंग्स बना दी एक, ठीक है जी, लंग्स बना दी, ठीक है। हाँ, अब मैंने क्या बोला, उसको मैंने 8 mg क्या दिया, डेक्सामेथासोन दिया। डेक्सामेथासोन होता क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी एक तरीके से कॉर्टिसोल जैसा ही है, कॉर्टिसोल जैसा ही है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैंने इस बार हाई डोज दिया है, अगर सप्रेशन हो गया, है ना, अगर सप्रेशन हो गया मतलब हाई डोज पे पहले क्या हो रहा था, लो डोज 1 mg पे सप्रेशन नहीं हो रहा था, लेकिन हाई डोज पे सप्रेशन हो गया, इसका मतलब इस वाले ने इस सप्रेशन कर दिया, इसका मतलब कि इसने पिट्यूटरी पे लो डोज पे काम नहीं किया था, लेकिन हाई डोज पे काम करना शुरू कर दिया, इसका मतलब पिट्यूटरी एडिनोमा है, इसका मतलब दिक्कत पिट्यूटरी में है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, सुनो मेरी बात फिर बताऊँगा, रुको। लो डोज में सप्रेशन नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला कुशिंग सिंड्रोम है, और मैंने जब हाई डोज दी तो सप्रेशन होने लगा, इसका मतलब जो पिट्यूटरी का है, पिट्यूटरी जो है वहाँ पे कैंसर है, वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत है, वहाँ पे एडिनोमा है, पिट्यूटरी बड़ी हो रखी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने बोला कि मैंने हाई डोज भी दी, लेकिन फिर भी सप्रेशन नहीं हुआ, फिर भी कॉर्टिसोल कम नहीं हुआ, अब क्या करें। तो अब मैं देखूंगा ACTH, है ना, सप्रेशन नहीं हुआ, अब मैंने देखा ACTH, अगर मैंने देखा ACTH बढ़ा हुआ है, ACTH बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये दिक्कत एक्टोपिक है, मतलब ये दिक्कत, ये जो ACTH का सोर्स है ये लंग्स से है, मतलब कहीं और से है, ACTH यहाँ से आ रहा है, क्योंकि डेक्सामेथासोन जो है मतलब जो है वो यहाँ पे जाके इनहिबिट करेगा, लेकिन ACTH तो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कॉर्टिसोल बना रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर हाई डोज, बहुत कॉन्सेप्चुअल है यार प्लीज़ समझो, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे, 8 mg पे डेक्सामेथासोन दिया
और कोई सेपरेशन देखने नहीं मिला। फिर मैंने ACTH की वैल्यू देखी। आप बोलोगे ACTH तो बढ़ा हुआ है, इसका मतलब पिट्यूटरी से बढ़ा होगा, लेकिन नहीं, ये पिट्यूटरी से नहीं आ रहा, ये आ रहा है कैंसर वाले जगह से, एक्टोपिक साइड से। तो ये इसका जो रीज़न है कुशिंग सिंड्रोम का वो एक्टोपिक है ना, एक्टोपिक है। सेपरेशन हुआ, ACTH भी कम है, सेपरेशन भी नहीं हुआ और ACTH भी कम है, इसका मतलब दिक्कत एड्रिनल ग्लैंड में है। ACTH भी कम है, ACTH भी कम है ना, मतलब पिट्यूटरी काम नहीं कर रही है ना, और आपका कोई एक्टोपिक रीज़न भी नहीं है, मतलब ACTH कम है लेकिन उसके बाद भी कॉर्टिसोल बढ़ा है, इसका मतलब दिक्कत एड्रिनल ग्लैंड में है। ठीक है जी। तो यार मैं समझना मेरी बात, है ना, समझ में आ रहा है, आ रहा है। थोड़ा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेक्चर ख़त्म होने के बाद शांत दिमाग से पढ़ना नोट्स को, नहीं आया मुझे बताना फिर से, ठीक है, मैं बता दूंगा। चलो आ जाओ। तो यही था इसमें। अब लास्ट बात करते हैं इसके अंदर, एक्सेसिव एल्ड्रोस्टेरोन बनने लगा, है ना, एल्ड्रोस्टेरोन। तो क्या करता है एल्ड्रोस्टेरोन, मेरी बात समझना, एल्ड्रोस्टेरोन करता क्या है पहले वो समझो। ये मान लो एक नेफ्रॉन है, है ना, और ये ब्लड है, ये नेफ्रॉन मान लो, या ये नेफ्रॉन है और ये ब्लड है। तो ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगा, साथ साथ पानी को भी रीअब्जॉर्ब हो ही जाएगा वो साथ में, और पोटेशियम को छोड़ेगा। ठीक है जी, पोटेशियम को छोड़ेगा। तो यहाँ पे मेरी बात समझना, सिम्टम्स क्या मिलेंगे ज़्यादा एल्ड्रोस्टेरोन होने के। तो हाई एल्ड्रोस्टेरोन ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा सोडियम इंटेक होगा तो हाइपरटेंशन होगा पेशेंट, है ना, हाइपरटेंसिव होगा। आपको जो मसल वीकनेस, क्यों मसल वीकनेस, एल्ड्रोस्टेरोन की वजह से पोटेशियम ज़्यादा है तो पोटेशियम लॉस ज़्यादा होगा, हाइपोकैलेमिया, और जिस वजह से मसल वीकनेस होगी, और मेटाबॉलिक एल्कोलॉसिस भी देखने मिलेगा, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ये। तो ये सब क्यों हो रहा है मेरी बात समझना, दिक्कत वही हो गई एड्रिनल में, एडिनोमा मतलब बड़ा हो गया एड्रिनल, है ना, वहाँ पे दिक्कत होगी, ज़्यादा एल्ड्रोस्टेरोन बन रहा है, हाइपरप्लेजिया हो गया बाइलेटरल, दोनों एड्रिनल ग्लैंड में, है ना। हाइपरप्लेजिया समझ तो नंबर बढ़ जाना एकदम, ठीक है। चलो हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैं सिंपल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट कराऊंगा कि आप जाके चेक कराइए, इंक्रीज प्लाज्मा एल्ड्रोस्टेरोन, आपकी जो प्लाज्मा होगा उसमें एल्ड्रोस्टेरोन बड़ा होगा और रेनिन कम होगा। आप बोलोगे इसका मतलब क्या है, मैं आपसे पूछूं कि रेनिन कब बढ़ता है, जब आपका बीपी लो होता है, लो बीपी पे रास मैकेनिज्म एक्टिव होता है। बट यहाँ पे क्या है बताओ, बीपी क्या है, हाइपरटेंशन, ज़्यादा बीपी है तो प्लाज्मा रेनिन कम मिलेगा। और ज़्यादा हाइपरटेंशन क्यों है, बिकॉज एल्ड्रोस्टेरोन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये रास वाला कॉन्सेप्ट है, फिजियोलॉजी बहुत यूज़ हो रही है यहाँ पे, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आता होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे भी हम एक क्या करेंगे, एक सलाइन सेपरेशन टेस्ट करेंगे। एक मिनट देना, थोड़ा सा माइक हिल गया था। तो मैंने क्या बोला आप लोगों को, सलाइन सेपरेशन टेस्ट क्या है समझ लो बस हल्का सा, कि यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेशेंट के अंदर हम सलाइन चढ़ाएंगे, 0.9% NaCl वाला पानी चढ़ा देंगे। तो हमने क्या, फिर उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। तो हमें ऑब्जर्व क्या होना चाहिए, नॉर्मली क्या होना चाहिए, जब हम सलाइन चढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है बताओ, आपका हाइपरटेंशन हो रहा होगा, उसके अंदर बीपी बढ़ रहा होगा, है ना। बीपी बढ़ रहा होगा तो आपका एल्ड्रोस्टेरोन कम हो जाएगा, एल्ड्रोस्टेरोन कम होना चाहिए, है ना, नॉर्मली ये होना चाहिए। बट पेशेंट में क्या देखने मिलेगा, जिसके अंदर ये वाला दिक्कत है एक्सेस एल्ड्रोस्टेरोन की, सलाइन चढ़ाने के बाद भी आपको एल्ड्रोस्टेरोन क्या मिलेगा, आपको बढ़ा मिलेगा। ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल है ये, और यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। तो ये थोड़ा टेस्ट हो गए, मेरी बात समझना कैसे बोल रहा हूँ मैं। देखो जब हम सलाइन चढ़ाते हैं तो बीपी बढ़ रहा है, और आपका जो एल्ड्रोस्टेरोन है वो भी बीपी बढ़ाता है, तो नॉर्मली एल्ड्रोस्टेरोन कम हो जाना चाहिए, है ना, समझ में आ रहा है। चलो ये बातें समझ में हमको आ रही हैं। समझ में आ गया मैंने क्या समझाया आप लोगों को, ये दो कॉन्सेप्ट थे मैंने बता दिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब एड्रिनल ग्लैंड थोड़ा कम एक्टिव होगी, मतलब कि इनसफिशिएंटली काम करेगी, है ना, इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर हम एडिशन डिसीज देखेंगे। एक बार मुझे बताओ ये डेक्सामेथासोन सेपरेशन टेस्ट समझ में आया क्या, ठीक है, एक बार जल्दी बता दूं। तो पहले हम करेंगे पहला स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें मैं क्या देखूंगा कि है कि नहीं ये पता लगाऊंगा। तो मैंने क्या करा, 1 mg डेक्सामेथासोन 11 बजे लगा दिया और सुबह 8 बजे मैंने उसका रिपोर्ट कॉर्टिसोल देखा।
है ना। तो दो केस हो सकते हैं। नॉर्मल इंसान में जब मैं डेक्सामेथासोन दूंगा, क्योंकि वो कॉर्टिसोल जैसा ही है, तो वो कॉर्टिसोल कम कर देगा बाय नेगेटिव फीडबैक। तो अगर वो नॉर्मल इंसान हुआ तो जो कॉर्टिसोल का जो लेवल है वो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन जो कुशिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट जिसके अंदर कॉर्टिसोल ज़्यादा रहता है, तो उसमें अगर मैं डेक्सामेथासोन दूंगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको वो कैसा मिलेगा, नो सपरेशन, कोई भी ऐसा कॉर्टिसोल आपका कम नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार यहाँ पे कॉर्टिसोल कम नहीं हो रहा है इवन तो मैंने डेक्सामेथासोन लगाया, इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे कुशिंग सिंड्रोम है। सिंड्रोम है तो इसके बहुत से कॉज हो सकते हैं। तो सेकंड हम लगाते हैं टू डिटरमाइन दी डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉज, कौन से रीज़न हो सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम करते हैं 8 mg, ठीक है। 8 mg में अगर सप्रेशन हो गया, 8 mg में अगर सप्रेशन हो गया, इसका सप्रेशन बोल रहा हूँ बार बार, कॉर्टिसोल का, इसका मतलब जो हाई डोज है उसने पिट्यूटरी को सप्रेस करना शुरू कर दिया है, पूरा नहीं लेकिन 50% ज़्यादा सप्रेस कर दिया है। जब इस लो डोज में नहीं हो पा रहा था, बट हाई डोज में पिट्यूटरी में काम करना शुरू कर दिया और आपका कॉर्टिसोल कम होना शुरू हो गया। ठीक है, तो आप बोलोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉज समझ में आ रहा है, पिट्यूटरी एडिनोमा, यानी कि क्या है ये, क्या है ये, कुशिंग सिम्टम। ठीक है, एक मिनट, कुशिंग डिसीज़ है ना, कुशिंग सिम्टम बोल रहा हूँ, आ जाओ। अब मैंने क्या बोला आपसे, 8 mg के बाद भी कोई सेपरेशन नहीं हुआ, नो सेपरेशन है, इसका मतलब दिक्कत आपकी कहीं ना कहीं आपकी वहाँ नहीं है। वहाँ कहाँ मतलब वी कैन से पिट्यूटरी में नहीं है। अगर मैंने देखा पिट्यूटरी में नहीं है लेकिन ACTH फिर भी बढ़ा हुआ है, तो ACTH आ कहाँ से रहा है, आने का सोर्स तो पिट्यूटरी है सिर्फ, नहीं भाई नहीं, एक्टोपिक हो सकता है, कैंसर वगैरह, सारे नहीं लेकिन एक्टोपिक लाइक स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ACTH कम है, अच्छा ACTH कम है लेकिन फिर भी कॉर्टिसोल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत ही घर का ही बेदी मतलब एड्रेनल ग्लैंड ही में दिक्कत है, वहीं दिक्कत है, एडिनोमा हो रखा है, वहीं ट्यूमर हो रखा है, तो घर का बेदी ही लंका ढा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये समझ में आपको आना चाहिए, नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बताना, आई ट्राई मैं अलग से बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। ठीक है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई बट ठीक है, ओके बाय, एक पार्ट और आएगा। ठीक है, चल, थैंक यू, बाय।